नमस्कार। चलिए आज शुरू करते हैं हम आलोचना, हिंदी आलोचना जो आपके पाठ्यक्रम में है। यहाँ से वैसे ज़्यादा प्रश्न आपके बनते नहीं हैं, ठीक है। इस वीडियो में पीडीएफ थोड़ी लंबी है पर हम आज इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट देखेंगे इस वीडियो को हम, ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें हमारे लिए कोई प्रश्न बनने वाले हैं नहीं, ठीक है। जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उन चीज़ों पर चर्चा कर लेंगे। इसमें हमारे लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम चर्चा करें तो नंद दुलारे वाजपेयी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र, इन सब के बारे में, और रामचंद्र शुक्ल जी, इन 4 आलोचकों के बारे में आपके पाठ्यक्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब सहायक प्राध्यापक के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। वहीं नेट की बात करें अगर हम, तो नेट के पाठ्यक्रम में आपका, ठीक है, आलोचना सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। अलग से ऐसा कोई वो नहीं है आपके पाठ्यक्रम में। तो हम बात करें तो ऐसी कोई अलग से अपना वो नहीं है आलोचना में। मतलब मैं आपको कल बता ही रहा था कि आलोचना ऐसा है आपका कि अलग से ऐसा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आलोचना निबंध भी आती है, ठीक है। मतलब निबंध के रूप में भी आलोचना लिखी गई है तो निबंध में भी सम्मिलित हो जाती है, ठीक है। अन्य गद्य विधाओं के रूप में भी आपकी आलोचना को हम पढ़ लेते हैं, उसमें भी आपकी आलोचना जाती है, ठीक है। तो ऐसा अलग से कोई आलोचना का कोई महत्व ऐसा कोई नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है। नेट के पाठ्यक्रम में सिर्फ आलोचना का उद्भव विकास, हिंदी समकालीन आलोचना, उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, अलग से नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जबकि सहायक प्राध्यापक के पाठ्यक्रम में 4 आलोचक आपके दिए हुए हैं। पहला जो आपका आलोचक दिए हैं, पहला आलोचक हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। पहले आलोचक हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी। दूसरे आलोचक हैं आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। तीसरे जो आपके आलोचक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है आपके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और चौथे जो आपके बचते हैं वो आपके हैं नगेंद्र, ठीक है। सॉरी गलत लिखा गया, ठीक है। नगेंद्र, ठीक है। नगेंद्र जी हैं आपके। ये 4 आपके आलोचक हैं, इनका आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आलोचना होती क्या है, ठीक है। आलोचना के बारे में आपको ये जान लेना आवश्यक हो जाता है कि आलोचना क्या है, ठीक है। आलोचना को आप इस दृष्टि से समझें, सरल भाषा में अगर हम समझें, है ना, तो किसी भी चीज़ के पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ की केवल कमियों को ना गिना देना, मतलब केवल आप ये मत समझ लो कि हम किसी भी चीज़ की कमियों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की हम कमियों के बारे में बात कर रहे हैं तो केवल वही आलोचना नहीं होती है कि हमने किसी चीज़ की कमियां बता दी है, ठीक है। हम किसी चीज़ के बारे में कमियां, उसके बाद उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं, उसको फुलफिल कैसे किया जा सकता है, सारी चीज़ें हम कंप्लीट करवा रहे हैं, वो आपकी आलोचना मानी जाती है, ठीक है। इसमें अलग अलग आती है आपकी मार्क्सवादी आलोचना आती है, ठीक है। सौष्ठववादी आलोचना आती है, शैली वैज्ञानिक आलोचना आती है, शास्त्रीय आलोचना आती है। ये विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं आपकी इसमें आलोचना में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हम सब पे एक एक करके चर्चाएं करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पीड में हम फास्टली थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है नहीं है, ठीक है। तो आलोचना से तात्पर्य क्या है? किसी विषय वस्तु को उसके लक्ष्य में ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करना, मतलब उसके गुण देखना है, उसके दोष देखना है और उसकी उपयुक्तता का विवेचन करना है, ठीक है। सामान्यतः आलोचना का अर्थ दोष दर्शन से ही लिया जाता है, जबकि आलोचना का अर्थ क्या है? गुण और दोष दोनों पर प्रकाश डालना होता है। मैंने जो आपको बताया कि भाई केवल कमियां देखना नहीं है, केवल गुण या केवल दोष देखना नहीं है, दोनों पर प्रकाश डालना है, ठीक है। आलोचना शब्द की उत्पत्ति जो है वो लुच धातु से बना हुआ है, ठीक है। लुच का अर्थ होता है देखना, इसलिए किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या करना, उसका मूल्यांकन करना ही आलोचना कहलाता है। संस्कृत में प्रचलित जो टीका है, व्याख्या, उसका सिद्धांत जो है वो आलोचना शब्द के लिए माना जाता है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि आधुनिक आलोचना संस्कृत के काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र है। ये कहने जो काव्य सिद्धांत संस्कृत का, उससे ये स्वतंत्र है। आलोचना का कार्य किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण, अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना होता है। मतलब किसी भी जो साहित्यिक रचना है उसकी क्या करना है? अच्छी तरीके से परीक्षा करना है, उसके उपरांत उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। आलोचना के संदर्भ में भारतीय विद्वानों के मत देखें। सबसे पहले गुलाब राय जी आ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल के पश्चात। गुलाब राय कह रहे हैं कि आलोचना का मूल सिद्धांत कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वादन कर पाठकों को उस प्रकार आस्वाद की सहायता देना है
तथा उसकी रुचि को परिमार्जित करना और साहित्य की गतिविधियों को निर्धारित करने में योगदान देना। मतलब ये कह रहे हैं कि क्या किसी भी कृति की क्या करना है, सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद करना है। मतलब कोई रचना है तो उसको सभी दृष्टियों से, मतलब उसमें कितनी दृष्टिकोण हो सकते हैं, उसको कितनी नजरियों से देखा जा सकता है। आस्वाद मतलब स्वाद लेना, हम टेस्ट नहीं करते यार, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग लोग अलग अलग टेस्ट बताएंगे, इसमें नमक कम है, कोई बोल रहा है मिर्च कम है, कोई बोल रहा है नहीं यार इसमें थोड़ी धनिया होती है, इसमें थोड़ी हल्दी कम है, कोई बोल रहा है कि नहीं यार जीरा होता, कोई बोल रहा है राई होती, अलग अलग लोग अलग बता रहे हैं, उसमें होना है। तो उनमें आस्वाद में सहायता दे रहे हैं पाठकों को, ठीक है, वो उसको परिमार्जित कर रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ बता रहे हैं। श्याम सुंदर दास क्या बोल रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में ग्रंथों को पढ़कर उसके गुण और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। समझ, ये सामान्य सी बात बोल रहे हैं, गुण और दोषों का विवेचन कर दो और उसके संबंध में अपना मत बता दो, ठीक है। तुमने गुण और दोष बता दी और फिर उसके बाद अपना खुद का मत तुम बता दो, तुम क्या सोच रहे हो उसके बारे में, ठीक है। आलोचना के प्रकार की अगर हम बात करें तो आलोचना करते समय जिन मान्यताओं और पद्धतियों को स्वीकार किया जाता है उसके अनुसार आलोचना को कई प्रकार विभाजित करते हैं। मेन मुख्यतः होती है एक सैद्धांतिक हो गई जबकि आलोचना, ठीक है, सैद्धांतिक आलोचना है। सैद्धांतिक आलोचना में साहित्य के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। सैद्धांतिक ये सिद्धांत शास्त्रीय हो भी सकते हैं और ऐतिहासिक भी होते हैं। इस पद्धति में आलोचक शास्त्र के विषय सिद्धांत स्थापित करता है, उसमें साहित्य की मानदंड विषयक चिंतन होता है, उसके मूल पहचान कर ये छोड़ दो। व्यवहारिक आलोचना, जब सिद्धांत के आधार पर साहित्य की समीक्षा की जाए तो उसे व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है, ठीक है। ये आगे अपन ऐतिहासिक आलोचना से ये छोड़ो यार, अपन काम की बात करो, तुलनात्मक आलोचना। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास की बात करो। हिंदी आलोचना का इतिहास जो है रीतिकाल से थोड़ा सा पहले प्रारंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि हितरंगिणी के लेखक कृपाराम जो है वो हिंदी के प्रथम काव्य शास्त्री थे, लेकिन हिंदी में काव्य रीति का सम्यक समावेश सबसे पहले आचार्य केशव ने किया है, जिसका अनुकरण परवर्ती रीतिकारी आचार्यों और लक्षणकारों ने किया है। हिंदी में वार्ता ग्रंथों, भक्तमाल और उसके टीका ग्रंथकारों के रूप में आलोचकों की जो प्राचीन परंपरा मिलती है वह निस्संदेह हिंदी आलोचना का प्रवेश द्वार मानी जाती है। लेकिन आचार्यत्व और कवित्व के एकीकरण के इस दौर में आलोचना लक्षण, उदाहरण और टीकाओं तक ये सीमित थी, ठीक है, और इसको प्रॉपर आलोचना नहीं है। लेकिन हिंदी आलोचना के विकास को इस प्रकार देख सकते हैं, भारतेंदु, द्विवेदी, शुक्ल और शुक्लेत्तर युग, ठीक है। भारतेंदु युग में जिस प्रकार गद्य की अन्य विधाओं का जन्म हुआ उसी प्रकार, ठीक है, गलत है ये, उसको उसी प्रकार कर लो, ठीक है। उसी प्रकार क्या हुआ, उसी प्रकार आलोचना का भी इस युग में विकास हुआ है। भारत में जैसे ही साहित्य रीतिकालीन अंतापुर के लीला विनोद से निकलकर जनसमूह के हृदय के जनपद पर अग्रसर हुआ, वैसे ही भारतेंदु कालीन आलोचना तत्कालीन पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाश में आई है। इन पत्रिकाओं में कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र जी की हिंदी प्रदीप आदि जो प्रमुख थी, हिंदी प्रदीप में अपेक्षाकृत प्रकाशित होती थी। भारतेंदु जी ने गद्य विधाओं में योगदान दिया। उसी प्रकार आलोचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नाटक नामक एक ग्रंथ भरतमुनि के नाट्य शास्त्र के अनुक्रम में लिखा है, ठीक है। सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात भारतेंदु जी की नाटक रचना से ही होता है। मतलब जो सैद्धांतिक आलोचना जो हमने ऊपर पढ़ के आए थे उसका जो सूत्रपात मानते हैं वो भारतेंदु जी की नाटक जो रचना थी उससे ही माना जाता है, ठीक है। इसकी प्रशंसा करते हुए गणपति चंद्रगुप्त लिखते हैं कि यह ग्रंथ एक अत्यंत पूर्ण रचना है जिसमें प्राचीन भारतीय नाट्यशास्त्र एवं आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा साहित्य का समन्वय करते हुए तत्कालीन हिंदी नाटकों के लिए सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। जबकि ये नाटक नहीं है, ये नाटक जो रचना है वो निबंध की विधा में आती है, ठीक है, ये नाटक विधा में नहीं आती। इस ग्रंथ की रचना 1883 में हुई थी। भारतेंदु ने अपने नाटक विषयक लेख में नाटकों की प्रकृति, समसामयिक जनरुचि और प्राचीन नाट्यशास्त्र की प्रासंगिकता पर विचार किया, इसलिए भारतेंदु को हिंदी साहित्य का प्रथम आलोचक माना जा सकता है। मतलब भारतेंदु जी को हम अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का प्रथम आलोचक माना जा सकता है, ठीक है। इस काल में आलोचकों के 3 रूप विद्यमान थे, सैद्धांतिक आलोचक, टीका अथवा भाष्य और इतिहास ग्रंथों में लिखे हुए कवि, इनका परिचय, ठीक है। भारतेंदु कृत नाटक के अतिरिक्त जगन्नाथ दास कृत, चंद्र प्रभाकर, कविराज मुनिराज कृत, जसवंत भूषण, प्रताप नारायण सिंह कृत, रस कुसुमकार आदि ग्रंथ भी सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ माने जाते हैं। इन सबको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। भारतेंदु काल के समालोचकों में बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के नाम भी आते हैं, ठीक है। इस युग में संपूर्ण कृति के गुण दोषों की समीक्षा
की शुरुआत प्रेमचंद जो प्रेमगंध थे और बालकृष्ण भट्ट के द्वारा की गई है। प्रेमगंध ने आनंद कादम्बरी के एक अंक में बाण भट्ट की कादम्बरी की प्रशंसात्मक आलोचना की है और अन्य लेख में बाबू गदाधर सिंह द्वारा बंग विजेता। छोड़ दो, इनमें ज़्यादा कोई वो नहीं लेना अपने को। प्रेमगंज जी ने आनंद कादम्बरी में ही लाला श्रीनिवास दास कृत संयुक्त स्वयंवर की समालोचना की है, ये याद रखना आप, ठीक है। संयुक्त स्वयंवर की समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना शीर्षक से की है। ये प्रश्न कई बार आपका पूछा जाता है, ठीक है। संयुक्त स्वयंवर की जो समालोचना जो की है वो बालकृष्ण भट्ट ने की है और ये हिंदी प्रदीप पत्रिका में की है सच्ची समालोचना के नाम से, ठीक है। इसी प्रकार उन्होंने भारतेंदु के नाटक नील देवी और श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु की समीक्षाएं भी लिखी हैं, ठीक है। इनका याद रखना। बालकृष्ण भट्ट जी का संयुक्त स्वयंवर की जो समालोचना की है उसका प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इस तथ्य को आप लोग थोड़ा सा विशेष रूप से याद रख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु की समीक्षा लिखी। भट्ट जी ने ऐतिहासिक आख्यानों के साहित्यिक उपयोग, देशकाल, पात्रों और स्वाभाविकता और रचना की जीवंतता के आधार पर आलोचना की है। द्विवेदी युग भारतेंदु के बाद हिंदी आलोचना ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे अधिक प्रभाव रहा। आचार्य द्विवेदी हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य थे और युग बोध एवं नवीनता के पोषक थे। आचार्य द्विवेदी जहाँ सरस्वती पत्रिका के संपादन के द्वारा आलोचना की भाषा का रूप सुस्थिर कर दिया, वहीं बाबू श्याम सुंदर दास ने आलोचना के आवश्यक उपादान एकत्र कर लिए, उन्हें व्यवस्थित और संयोजित कर दिया, ठीक है। द्विवेदी युग में सैद्धांतिक और परिचयात्मक आलोचना का एक साथ तुलनात्मक मूल्यांकन, अन्वेषक और व्याख्यात्मक आलोचना की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। भारतेंदु युग की तुलना में यहाँ पे अधिक निखरा इस स्वरूप मतलब आलोचना ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। एक और तो संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुकरण पर सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ लिखे गए, जैसे लाला भगवान दीन कृत अलंकार मंजूषा, जगन्नाथ दास प्रसाद भानुकृत काव्य प्रभाकर आदि लिखी गई। ये छोड़ो। परिचयात्मक आलोचना के अंतर्गत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के तुलनात्मक समीक्षाओं का प्रकाशन इस काल में किया गया, छोड़ दो, ठीक है। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश परिचयात्मक आलोचनाएं द्विवेदी जी ने लिखी है, ठीक है। ये छोड़ दो, सब जाने दो। आचार्य द्विवेदी जी के कवि और कविता तथा कवि कर्तव्य निबंधों में उनकी काव्य विषयक धारणाएं दृष्टिगत होती है। ये रचना याद रखो इनकी आप तो, कवि और कविता और कवि कर्तव्य, ठीक है। ये इनके निबंध हैं, इनके द्विवेदी जी के, ठीक है। ये आलोचना संबंधी है, ये यथार्थ काव्य के लिए आदर्श माने जाते हैं, आवश्यक माने जाते हैं। द्विवेदी जी काव्य भाषा की अलंकारिता के विरुद्ध सहज, सरल और जनसाधारण की भाषा का समर्थन करते हैं और साथ ही इन्होंने बोलचाल की हिंदी भाषा को आधुनिक साहित्य की भाषा भी घोषित किया है। द्विवेदी युग के अन्य आलोचक मिश्र बंधु, पदम सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, मिलंगी मिश्र बंधुओं ने तुलनात्मक आलोचना का पुरस्कृतकर्ता माना जाता है। मतलब जो मिश्र बंधु थे वो तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। ये मेन आपकी बात याद करने लायक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया ज़्यादा हमें पूरा पढ़ाना नहीं है, आप सोचो कि बड़ी स्पीड में चल रहे हैं सर, तो जहाँ जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो चीज़ मैं आपको रोक के बता दूंगा। तो जो मिश्र बंधु हैं वो आपकी तुलनात्मक आलोचना के पुरस्कृतकर्ता माने जाते हैं, मतलब शुरुआत इन्होंने तुलनात्मक आलोचना की मिश्र बंधुओं ने ही की है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी में नवरत्नों के चंद कवियों की परंपरा की तुलना के द्वारा किया। इन आलोचकों के बीच बिहारी और देव में कौन श्रेष्ठ है, ठीक है, को लेकर कई चरणों में तुलनात्मक आलोचनाएं लिखी गई, लेकिन मिश्र बंधुओं की दृष्टि रीतिकालीन संस्कारों में मुक्त नहीं हो पाई। कुल मिलाकर द्विवेदी युगीन आलोचना की तीव्रतात्मक गुण दोष कथन तक ही सीमित रही, छोड़ दो। फिर शुक्ल युग आ गया। हिंदी आलोचना को आलोचना शास्त्र के रूप में व्यवस्थित, गंभीर और समृद्ध करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। ये तो सबके पप्पा है, ये तो सबको पता है, ठीक है। ये सबसे श्रेष्ठ युग था, ठीक है। उनसे पूर्व जिस तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात हुआ था उसमें ना तो कोई आदर्श और ना ही कोई सिद्धांत। आलोचक अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण किसी कवि को श्रेष्ठ या सिद्ध करने का प्रयास करते थे। आचार्य शुक्ल ने सैद्धांतिक आलोचना को भारतीय साहित्य चिंतन परंपरा और पाश्चात्य साहित्य परंपरा के समन्वय से समृद्ध कर दिया, ठीक है। उनकी आलोचना दृष्टि भारतेंदु की उसी सैद्धांतिक चेतना का रूपकार ग्रहण करती है जिसकी विकास रीतिवादी विरोधी बयान के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी में दिखाई देती है। शुक्ल जी ने साहित्यिक आलोचना और इतिहास के लिए साहित्येतर और उपयोगितावादी मापदंडों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि के निबंधों के साथ ही सूरदास, जायसी और तुलसी के काव्य व्यवस्थित मूल्यांकन की प्रक्रिया में कुछ बीज शब्दों का निर्माण भी किया।
जो आलोचनात्मक प्रतिमान के रूप में स्थापित हुए, जैसे लोक मंगल की साधना अवस्था ये मिलेगा, रस सिद्धांत मिलेगा, प्रबंधात्मकता हृदय की मुक्त अवस्था मिलेगा, आनंद की साधना अवस्था मिलेगा, आनंद की सिद्ध अवस्था मिलेगा। ठीक है, शुक्ल जी ने एक और चिंतामणि के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंधों में अपने सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया, दूसरी ओर उन सिद्धांतों के व्यवहारिक उदाहरण देकर अपने सिद्धांतों को पुष्ट भी किया है। शुक्ल जी की आलोचना के 3 रूप है, सैद्धांतिक, ऐतिहासिक और व्यवहारिक। ठीक है, सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत उनके चिंतामणि तथा रस मीमांसा के लेख आते हैं। ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में उनका हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। इतिहास के क्षेत्र में शुक्ल जी का दृष्टिकोण पर्याप्त वैज्ञानिक है। तुलसीदास, सूरदास और जायसी आदि ग्रंथों की भूमिकाएं व्यवहारिक समीक्षा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति में उनकी व्यक्तित्व की विशिष्टता, नैतिक दृष्टिकोण, आदर्शवादिता, मौलिक चिंतन और गंभीर अध्ययन की झलक दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि रामचरितमानस से प्रभावित है। ठीक है, शुक्ल जी ने सूरदास को आनंद की सिद्धावस्था का कवि माना है। ठीक है, किसको? सूरदास को आनंद की सिद्धावस्था का कवि माना है। ठीक है, अब देखो ये हमें लगता है कि सूरदास से पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल से पूछा है कि किससे पूछा है, ये आलोचना से पूछ लेता है कि शुक्ल ने सूरदास को आनंद की सिद्धावस्था का कवि माना है। वहीं तुलसीदास को साधनावस्था की और जायसी को काव्य में प्रेम की पीर की व्यंजना का महत्व दिया है। ठीक है, ये दोनों कथन महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल ने उपन्यास और कहानियों पर विचार करते हुए लेखकों से व्यापक सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के चित्रण का आग्रह किया। शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाना का श्रेय चंद्रावली पांडे, कृष्णशंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल जैसे आलोचकों को दिया जाता है। कृष्णशंकर शुक्ल ने केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर नामक ये केस छोड़ो, आगे चलते हैं। शुक्लोत्तर युग। आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष थे, किंतु शुक्लोत्तर युग आलोचना का विकास शुक्ल जी की मान्यताओं के साथ टकराहट के साथ शुरू हुआ। हिंदी आलोचना की जो पूर्णता और सुव्यवस्था आचार्य शुक्ल जी ने प्रदान की, उसे आगे ले जाने का चुनौतीपूर्ण कार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जो अपने सिलेबस में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र, जो तीनों आपके सिलेबस में तीनों राइटर यहीं मिलेंगे आपको, और तीनों बड़े धुरंधर लोग थे, ये हैं शुक्लोत्तर युग के। नंद दुलारे वाजपेयी ने न केवल शुक्ल की सीमाओं को उद्घाटित किया, अपितु छायावादी काव्य के संदर्भ में उनके दृष्टिकोणों को भी नवीन साहित्यिक संवेदना में उपयुक्त नहीं माना। इनका शुक्ल जी से मतभेद केवल छायावादी काव्य को लेकर था, और उनका हिंदी आलोचना में सबसे महान योगदान छायावाद को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना, और साथ ही उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि छायावाद की मूल प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय सांस्कृतिक है। ठीक है, इन्होंने काव्य सौष्ठव को सर्वोपरि महत्व दिया है। ठीक है, छायावादी काल में इनके कई समीक्षक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जैसे आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्राणी प्रकीर्ण का राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध। ठीक है, फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये दूसरे ऐसे आलोचक हैं जिनकी आलोचनात्मक उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं और अग्रणीय हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने 1940 में लिखी। उन्होंने आलोचना ऐतिहासिक पद्धति को प्रतिष्ठा करते हुए प्रतिपादित किया कि किसी ग्रंथकार का स्थान निर्धारित करने के लिए क्रमागत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जातीय सत्यता को देखना आवश्यक है, जिसके लिए आलोचक को अपनी जातीय परंपरा या साहित्यिक विरासत का पर्याप्त बोध होना आवश्यक है। ठीक है, वे मुख्यतः शुक्ल संस्थान के आलोचक हैं, पर अपने मानवतावादी दृष्टिकोण तथा ऐतिहासिक पद्धतिकरण शुक्ल जी से अलग हैं। ठीक है, इनका शुक्ल जी से मतभेद इतिहास बोध को लेकर था। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य को एक समवेत भारतीय चिंता के स्वाभाविक विकास के रूप में समझने का प्रयास और प्रस्ताव किया है। ये हमने पहले भी देखा था भक्ति आंदोलन के टाइम पे भी। काव्य रूढ़ियों और कवि प्रसिद्धियों के माध्यम से काव्य के अध्ययन का प्रस्ताव भी हिंदी आलोचना की एक महत्वपूर्ण देन है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, इस आधार पर द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता पर विचार किया है। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिकता पर सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों की बात पर ही बेस्ट बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि उसके साथ साथ आप काव्य की रूढ़ी, पद्धति और काव्य के अध्ययन की बात भी करते हैं। ये बोल रहे हैं काव्य का अध्ययन भी तो तुम थोड़ा बहुत कर लो, मतलब उस बात पर भी ये जोर दे रहे हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो पे ये क्या कर दे रहे हैं, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता पर थोड़ा बहुत ही विचार कर ले रहे हैं। भाई ठीक है, उसमें ऐतिहासिकता नहीं है, मान ले रहे हैं, माना कि उसमें ऐतिहासिकता नहीं है, पर काव्य का तत्व तो विद्यमान है। भाई उसमें ऐतिहासिकता नहीं है, पर काव्य का तत्व तो विद्यमान है कहीं ना कहीं, तो उस काव्य के तत्व के नाते ही हम उसको
कुछ तो मानेंगे कि उसको डायरेक्ट बाहर तो नहीं करेंगे। ठीक है, साहित्य और जनजीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण पूरी तरह से मानवतावादी रहा है, जो शुक्ल जी के लोकमंगल से काफ़ी मेल खाता है। इनकी समीक्षा ग्रंथ सूर साहित्य 1930 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1942, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1932, सहज साधना 1963। ठीक है, फिर आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त किए हैं। वे रसवादी आलोचक माने जाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, यहीं टिक लगा लो आप। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, ये रसवादी आलोचक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नगेंद्र किस प्रकार के आलोचक हैं। ठीक है, तो ये रसवादी आलोचक माने जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आलोचक माने जाते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक माने जाते हैं। ठीक है, कैसे आलोचक हैं ये, रसवादी आलोचक हैं। रस सिद्धांत में रस की रासांगोपांग विवेचना करते हुए उन्होंने इसे पुनः प्रतिष्ठित करने का पांडित्यपूर्ण प्रयास किया है। ठीक है, कामायनी की इन्होंने, अब इनके ग्रंथ देखो, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, सुमेंद्र नंदन पंत 1938, साकेतिक अध्ययन 1939, रीतिकाल की भूमिका। ठीक है, रीतिकाल की भूमिका इनका देखने को मिलेगा 49 में। आधुनिक हिंदी नाटक है इनका, विचार और अनुभूति आपको 1944, आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियाँ, ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पाठ्यक्रम में है, मतलब इनका किसी भी कोई सा भी ग्रंथ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेट वालों को तो मैं हमेशा सचेत करता हूँ, भैया आप तो कुछ मिस मत करो, आप तो कुछ भी मत छोड़ो। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको सब कुछ लेकर चलना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको तो सब कुछ लेकर चलना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, आप तो सब कुछ लेकर चलो। ठीक है, क्लियर है। फिर आते हैं डॉक्टर, ठीक है, सॉरी नगेंद्र जी। ठीक है, नगेंद्र जी की हमने ये रचनाएं पढ़ ली। फिर आगे चलते हैं, आज आचार्य नंदलाल वाजपेयी, नगेंद्र और आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त बाबू गुलाब राय, शांति प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, पंडित विश्वनाथ मिश्र, डॉक्टर सत्येंद्र कृष्णलाल, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी जी, डॉक्टर बारसणे, आचार्य बलदेव उपाध्याय, नाम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इनके नाम बस याद रखो, आलोचक हैं, बस इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। समकालीन हिंदी आलोचना आगे है। समकालीन का अर्थ है कि एक समय में रहने वाला या होने वाला जो है, वो एक समय में घटित होने वाली जो है वो समकालीन उसी समय में घटित होने वाला। ठीक है, यह नहीं कि वह रचना या कृत्य को उसकी समग्रता में देखने या परखने की पक्षधर रही है। समकालीन आलोचना अस्तित्ववाद की सीमाओं का अतिक्रमण करती है, साथ ही समाज और सौंदर्य की नवीन धारणाओं का स्वागत व उनका समर्थन भी करते देख आपको मिल जाएगी। ठीक है, समकालीन आलोचना में काफ़ी वैविध्य है, लेकिन आलोचना में अपने आग्रह, विचार और विविधता के बावजूद एक कोशिश दिखाई देती है। ठीक है, कि अंतर्वस्तु और रचना शिल्प की दृष्टि से एक समावेशी और समेकित आलोचना की दृष्टि का विकास किया जा सके। इस समय के आलोचकों में सुधीर चौधरी, नामवर सिंह एक इम्पोर्टेंट है, बच्चन सिंह दूसरे व्यक्ति, निर्मला जैन, विश्वनाथ त्रिपाठी, परमानंद श्रीवास्तव, नंदकिशोर नवल, रमेश चंद्र शाह, विश्वनाथ तिवारी, नंदकिशोर, आचार्य प्रभाकर, अशोक वाजपेयी, मैनेजर पांडे, बस 2 लोग इम्पोर्टेंट आपको यहाँ मिलेंगे। सुधीर चौधरी सब छोड़ दो, डॉक्टर नामवर सिंह, इन पे चलते हैं अपन। ठीक है, नामवर सिंह जी हिंदी साहित्य की प्रगतिशील परंपरा और समकालीन रचनाशीलता का वस्तुपरक विवेचन मूल्यांकन करने वाले पाठकों, समकालीन रचनाकालों और आलोचकों के बीच सर्वाधिक चर्चित ये व्यक्ति आपको मिलेंगे, नामवर सिंह। ठीक है, ये इनका रचनाएं देखो, ज़्यादा अपने को बात नहीं करना। ठीक है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, पहली रचना छायावाद, दूसरी इतिहास और आलोचना, तीसरी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी परंपरा की खोज अति इम्पोर्टेंट है, 3-4 स्टार बना लो। वाद विवाद और संवाद थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंट है, पर ये जो है कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर नामवर सिंह की। ठीक है, इसलिए इनको आपको टिक करके याद कर लो। ठीक है, मलयज इनको छोड़ दो। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, इनको एक बार रीड कर लो, ज़्यादा अपन समय नहीं लगाएंगे। मैनेजर पांडे। ठीक है, इनको मैंने पहले ही बोला था कि इनको बस एक बार याद कर लो। ठीक है, अब आलोचना के प्रकार देखो, सौष्ठववादी या स्वच्छंदवादी आलोचना। स्वच्छंदवादी का मतलब क्या होता है, देखो सामान्य रूप से देखो, स्वच्छंदवादी मतलब जो स्वतंत्रता पर जोर देती है। स्वच्छंद है मतलब सामान्य रूप से किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, वो कि स्वच्छंद है, वो लेखक की स्वच्छंदता पर जोर दे रही है कि कितना स्वतंत्र व्यक्ति है ना, उसकी जो मूलभूत विशेषता है
वो साहित्य की किस पे है, स्वतंत्रता पर है। मतलब जड़ता, कृत्रिमता, रूढ़िता, अप्रासंगिकता, इनकी परंपरा से विद्रोह है। मतलब ना उसमें जड़ता चाहिए, ना कृत्रिमता चाहिए, ना रूढ़ी चाहिए और ना अप्रासंगिकता, मतलब उसमें स्वतंत्रता चाहिए, है ना। मतलब उसमें क्या चाहिए, तुम कितनी भी किसी भी प्रकार का क्या कर सको, व्यक्तिगता हो जाए, आत्मसर्जन कर सको, कल्पनाशीलता हो, स्वानुभूति हो, ठीक है, इसको इस प्रकार स्वीकार तुम कर सको तो वो मूल हो, तब जाके वो क्या है, स्वच्छंदतावादी है। जब इस पलड़े में, मतलब इस कांटे में उसको तुम तोल सको तो वो स्वच्छंदतावादी आलोचना आपकी होती है। ठीक है, अब आप एक बात यहाँ समझ लो, ठीक है, हम थोड़ा सा इसको यहाँ आगे कर ले रहे हैं। आप ये बात समझ लो कि जो आलोचना हम जो भी आलोचना पढ़ रहे हैं वो स्वच्छंदतावादी आलोचना हो, आपकी मार्क्सवादी आलोचना हो, चाहे शैली विज्ञानी आलोचना हो या शास्त्रीय आलोचना हो, हम इस आलोचना को जब पढ़ेंगे, मतलब जब हम इस आलोचना को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम उस आधार पे उसको देखते हैं। मतलब उस आधार पे कैसे कि हम देख रहे हैं कि उसको एक कवि या उस समाज पर उसका क्या प्रभाव, उसको क्या मतलब उस तरीके से हम तोलते हैं कि उसमें क्या समझ में आ रहा है। जैसे हमने कहा कि स्वच्छंदता है तो हम उस काव्य को देख रहे हैं कि क्या वो स्वच्छंदता प्राप्त कर रहा है, क्या उतना वो स्वच्छंदता लिए हुए हैं, क्या उसमें वही रूढ़ी है, क्या उसमें वही मतलब उसमें वही क्या है कला, मतलब रूढ़ियाँ विद्यमान है ना, क्या उसमें वही जड़ता विद्यमान है ना, क्या उसमें कल्पनाशीलता का अभाव है ना, वही सब चीज़ें हैं, तो वो स्वच्छंदतावादी नहीं है, उसमें स्वच्छंदता नहीं है। ठीक है, या हम बात करें शैली शास्त्रीय, है ना, शास्त्रीय आलोचना की, तो हम शास्त्रीय आलोचना में नियम देखेंगे। हम देखेंगे भैया शास्त्रीय आलोचना मतलब हमने व्याकरण शास्त्र देखा, व्याकरण शास्त्र में हम क्या बोल रहे हैं कि भैया कोई भी नाम है ना, कोई भी शब्द है, उसका उच्चारण क्या है ना। हमने कहा कि शक्कर वाला सा है और सरोता वाला सा है, जैसे हमने कहा कि अंश है ना, हमने कहा कि ये अंश है, ठीक है, इस अंश की जगह हमने ये वाला अंश लिख दिया, तो भैया ये इसकी दृष्टि से हमने कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है कि उसके अंश करके बांट दिए गए और हमने ये वाला अंश लिख दिया, तो ये गलत है। ये किस दृष्टि से गलत है, ये शास्त्रीय आलोचना होगी। क्यों, क्योंकि ये वाला अंश का मतलब होता है कंधा, ठीक है, तो ये कंधा करके तो नहीं बांटेंगे, अंश करके मतलब भाग करके बांटेंगे, तो वो ये वाला भाग आता है। ठीक है, ऐसे ही हमने अली अली कर दिया, ठीक है, तो ये अली होता है और ये वाली अली अली होता है, एक सखी और एक भौरा है किया। तो ये वाली आलोचना जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भैया ये आलोचना जो है वो कौन सी आलोचना है, वो होती है आपकी शास्त्रीय आलोचना। तो हम इस आधार पर जब हम देखेंगे तो वो शास्त्रीय आलोचना है। हमने स्वच्छंदता के आधार पर देखा स्वच्छंदता, हमने कहा समाज शास्त्रीय आलोचना, तो ये समाज पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, समाज को वो किस प्रकार वो रचना प्रभावित कर रही है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आज के टाइम पे जो चीज़ें आती। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, पर एक एक करके आपको समझाऊंगा। यहाँ मैंने इसलिए समझा दिए ताकि अपन स्पीड में चलते चलें। मार्क्सवादी आलोचना, मार्क्सवाद क्या करता है, मार्क्सवाद करता है वर्ग विभेद। ठीक है, मतलब हमने कहा कि समाज क्या थे, कार्ल मार्क्स जो थे ना जर्मनी वाले, कार्ल मार्क्स कहते थे दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और पाने के लिए समस्त संसार है। ठीक है, पाने के लिए क्या है, समस्त संसार तुम्हारे सामने पाने के लिए है और खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया दुनिया में संसार में केवल दो वर्ग है, एक शोषित है और एक शोषक है। ठीक है, मतलब शोषित वर्ग जो है वो शोषक वर्ग का शोषण कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो दुनिया भर के मजदूरों को एक करना चाहते हैं। ठीक है, तो मार्क्सवादी आलोचना वही वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, उसी प्रकार की रचना आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखो रामविलास शर्मा इसमें सबसे ज़्यादा शीर्ष स्थान पे आपको देखने को मिलेंगे मार्क्सवादी आलोचना में। इसमें प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी मिलेंगे, हिंदी नवजागरण। ठीक है, निराला की साहित्य साधना। ठीक है, इसमें निराला की साहित्य साधना, इसके बाद सफल रहे समाज और साहित्य। ठीक है, सिद्धांत सिंह चौहान, ये सब आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, इसी वर्ग के आलोचक हैं। किसमें ये क्या बोल रहे हैं निकालने का, मार्क्सवाद आलोचक। मार्क्सवादी आलोचक के क्षेत्र में वही कई आलोचक नाम लिए जाते हैं, रामविलास शर्मा हो गए। ठीक है, मार्क्सवादी आलोचना मैंने आपको बताई दी। मनोविश्लेषण, ये मनोविश्लेषण मैंने आपको कई बार समझा भाई साहब, मतलब मन की स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं, मतलब चेतन मन और अवचेतन मन। ठीक है, मैंने मस्तिष्क के दो भाग आपको बताए थे, एक तरफ बताया था चेतन और एक तरफ बताया था अवचेतन। ठीक है, एक तरफ आपको बताया था चेतन मन बताया था और एक तरफ आपको अवचेतन बताया था, मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपको मैंने
समझाया था, ठीक है। चेतन मन और अवचेतन मन, इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, रुक जाओ, गोले को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा स्पष्ट समझ में आ जाएगा ना, इस थोड़ा और बड़ा कर लो, ठीक है। चेतन मन और अवचेतन मन, ठीक है। चेतन और अवचेतन, ये हो गया चेतन, ठीक है, और ये हो गया अवचेतन, ठीक है। अवचेतन कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, ठीक है। चेतन मन का क्या कर रहा है भाई? चेतन मन जो हमारे वर्तमान कार्य, जैसे हमने हमारे पास कोई, हमारी आँख के सामने कोई उंगली लेके आएगा, आँख बंद हो जाएगी, आँख के पास आ जाएगा, हाथ खिंच जाएगा, कोई खतरा, अब जो वर्तमान में हम काम एकदम मतलब इंस्टेंट काम कर रहे हैं वो सब चेतन मन में चल रहा है, ठीक है। फिर हमने हमारा जो काम रेगुलर हम कर रहे हैं, है ना, मतलब जिसको हम सीख चुके हैं और बिना उसके हम कर रहे हैं, जैसे हमने ड्राइविंग सीख ली, अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं और गियर भी डाल रहे हैं, रेस भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो अब चेतन से चल रहा है। जबकि हमने जब गाड़ी सीखी थी, जब याद करो आपने, जब आपने गाड़ी चलाना सीखा था, है ना, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे थे उस वक्त क्या हुआ था पता है? जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे थे आपको ना गियर डालते टाइम, रेस देते टाइम सब चीज़ पे ध्यान देते थे आप ना, बात करने से में डर लगता था, इधर उधर देखने में डर लगता था, आप एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, जो कोलू का बैल रहता है जिसके मुच्छिका बांधते, बुंदेली में बोलते हैं उसको, मुच्छिका सामने से बांधते, सीधा देखता आप बिल्कुल, उसको आगे पीछे मतलब इस साइड में लेफ्ट राइट भी नहीं देखने देते उसको, भैंसा देखते हैं हम सीधा, इधर भी नहीं देखते, हाथ भी नहीं हिलाते, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट भैंसा, ना किसी से बात करते हैं डरे डरे। पर जब हम सीख जाते हैं तो हम बिल्कुल बात करते हुए एकदम बिल्कुल फ्री, मतलब फ्रीली बैठते हैं, बात कर रहे हैं, हाथ से बताते चल रही कि ये रास्ता इधर ही, अरे ये वो है, ये वो है, ऐसे करके और चल रही है गाड़ी, वो सब कॉन्शियस माइंड है ना। तो ये चेतन मन अवचेतन मन के अध्ययन पर आधारित जो काव्य लिखे जाते हैं, तो ये जो आलोचना जब करेंगे उस आधार पर करेंगे कि इसमें किस प्रकार से चेतन मन अवचेतन मन का प्रभाव और चेतन मन अवचेतन मन का अध्ययन करके रचना जो की गई है उस आधार पर इनको करते हैं। इसमें आपके त्रय आते हैं, अज्ञेलाचंद्र जोशी, ठीक है, ये आपके आते हैं, और जैनेन्द्र आते हैं, वैसे इसमें दिया नहीं है जैनेन्द्र जी का, ठीक है, जैनेन्द्र जी देवराज दे दिए इसमें, अज्ञेलाचंद्र जोशी जैनेन्द्र आते हैं आपके, ठीक है। और मेन कौन कौन थे अपन ने देखा था, कौन? फ्रायड, एडलर और जुंग, ये मैंने आपको उस दिन बताया था, ये आपके आएंगे, ठीक है, तीनों, ठीक है। मनोविश्लेषण दृष्टिकोण प्रभाव से हिंदी आलोचना रचनाकारों अंतर्मन का, ये देखो अंतर्मन के विश्लेषण की प्रवृत्ति का उदय होने लगा। अज्ञेलाचंद्र जोशी देवराज उपाध्याय इस वर्ग में आलोचक है। जोशी जी ने विश्लेषण विवेचना साहित्य चिंतन निबंधों में मनोविश्लेषण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया। अज्ञे ने त्रिशंकु, ठीक है, अज्ञे के त्रिशंकु फ्रायड एडलर सिद्धांतों की छाप है। फिर आती है रसवादी आलोचना, ठीक है। रसवादी आलोचना तो सिंपल सी बात है भैया, संस्कृत के काव्यशास्त्र की मूल दृष्टि जो रसवादी रही है उसी आधार पर रसवादी आलोचना है, लोक मंगल से जोड़ते हैं। शुक्ल जी भी रसवादी रहे हैं और नगेंद्र जी भी रसवादी रहे न, जो देखो नंदलाल वाजपेयी जी है, नगेंद्र जी हैं, ये रसवादी आलोचना रहे हैं। नई समीक्षा है, नई समीक्षा अनेक प्रवृत्तियाँ समाहार आलोचना रही है। अस्तित्ववादी आलोचना है, मतलब अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता की खोज पर विश्वास रखती है। अस्तित्व मतलब तुम्हारा वजूद क्या है, ठीक है, अस्तित्व मतलब वजूद है ना, अस्तित्व मतलब वजूद क्या है तुम्हारा औचित्य क्या है, तुम खुद क्या हो, तुम स्वयं क्या हो, है ना, तुम्हारे स्वयं की खोज, है ना, तुम्हारे स्वयं की खोज, तुम्हारे स्वयं के अस्तित्व की जो आलोचना है, तुम्हारे स्वयं के अस्तित्व की खोज है, वो अस्तित्ववादी है, ठीक है। व्यक्ति की अस्मिता, उसका स्वयं, है ना, उसका स्व क्या है, अस्तित्व पर संकट, क्षणिक अनुभव, उसके आंतरिक सत्य के उद्घाटन, उसका खुद का अंदर का सत्य क्या है, उसका उद्घाटन करना है कि ताकि वो खुद को जान सके। उसकी प्रवृत्ति विकसित हुई है कि नहीं हुई है। अज्ञे ने, रघुवंश, धर्मवीर भारती आदि आलोचकों ने अस्तित्ववादी प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अस्तित्ववादी आलोचना। आधुनिकतावादी आलोचना क्या भाई? आधुनिकता की बात करते हैं, ठीक है, वस्तु के आधार पर अनुभव की प्रामाणिकता, परंपरा की शास्त्रीय नियमों के स्थान पर प्रयोग और नवीनता की सत्यता के स्थान पर ईमानदारी, गतिशील मानव चेतना और व्यापकता की गहराई पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ देख लो आप। भारतेंदु जी ने लिखी है नाटक, ठीक है, ये याद रखना आप। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी कालिदास की समझ, कालिदास की निरंकुशता, ये याद रखना आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी। कालिदास की निरंकुशता आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। श्याम सुंदर दास गोस्वामी, तो हिंदी भाषा और साहित्य बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास है ही है। रश्मिमांसा, ठीक है। काव्य में रहस्यवाद कविता क्या है? नंदलाल वाजपेयी, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, ठीक है। नगेंद्र की
नगेंद्र जी ने बहुत लिखी भाई साहब, नगेंद्र की। सुमित्र नंदन पंत है, साकेत एक अध्ययन है, विचार विवेचन है, विचार और अनुभूति है, ठीक है। आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं, रस सिद्धांत है, शैली विज्ञान, प्रसाद कामायनी छोड़ दो, इलाचंद्र जोशी, साहित्य सृजना, प्रकाश छोड़ दो, डॉक्टर देवराज छोड़ दो, शमशेर बहादुर छोड़ दो, रामविलास शर्मा जी, प्रेमचंद्र, भारतीय हिंदू युग, निराला, प्रगति और परंपरा बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद्र और उनका युग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आस्था और सौंदर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, निराला की साहित्य साधना तो अति इम्पोर्टेंट है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुक्तिबोध को याद रखो, कामायनी एक पुनर्विचार, ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार। शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, पता नहीं क्यों पूछते हैं, अकेला है पर पूछते हैं। नामवर सिंह, ठीक है, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, नई कविता मतलब कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज पूछेगा आपसे, ठीक है। अमित राय छोड़ दो, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद्र कृतित्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका तो पूछेगा ही पूछेगा। सूर साहित्य पूछेगा, हिंदी साहित्य की भूमिका पूछता ही है, कबीर पूछता ही, हिंदी साहित्य का आदिकाल पूछता ही है, सहज साधना पूछता है, कालिदास की लालित्य योजना पूछता है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप पूछता है। रांगे राग आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मैनेजर पांडे, हिंदी कविता का अतीत और वर्तमान, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का भाषा और संवेदना, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, ठीक है। कमल भारती छोड़ दो, नितिन गायकवाड़ छोड़ दो, मोहनदास नेमिश्रा छोड़ दो, ठीक है। विश्वनाथ त्रिपाठी छोड़ दो, वैसे देख लो त्रिपाठी जी की हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये रखी मेरे पास पुस्तक, बड़ी अच्छी पुस्तक है, नंद किशोर नवल, कविता की मुक्ति। ये हो गई भाई साहब आपकी आलोचना, ठीक है, कंप्लीट हो गई आलोचना। तो आज की क्लास में इतना ही, छोटी वीडियो थी, छोटी क्लास थी, देखते हैं अपन अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।